हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजिलेशंस क्लास। मैं सीमा साद हिस्ट्री के एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच पुनः उपस्थित हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मुगल साम्राज्य की स्थापना एवं उत्कर्ष। तो इस टॉपिक में हम बाबर, हुमायूं, शेरशाह और अकबर के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हम चूंकि बाबर, हुमायूं और शेरशाह के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आज के इस वीडियो में हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। यह इस टॉपिक का भाग 2 है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अकबर के जन्म से। अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट के हिंदू राजा बीरसाल के महल में हुआ था। उस समय हुमायूं शेरशाह से परास्त होकर हिंदू राजा की शरण में था। मीन्स अकबर का जब जन्म हुआ था सन 1542 में अमरकोट में, जो कि सिंध राज के अंतर्गत उस समय आता था, तब हुमायूं एक हिंदू राजा की महल में शरण लिए हुए था। क्योंकि उसे शेरशाह सूरी ने युद्ध में हरा दिया था। इस कारण वह हिंदू राजा के महल में छिपा हुआ था और उसी समय अकबर का जन्म हुआ था। हुमायूं के पश्चात सन 1556 में जब अकबर को बादशाह घोषित किया गया, तब उसकी आयु केवल 13 वर्ष थी। यानी जब अकबर गद्दी पर बैठा था, यानी जब वह गद्दी उसे मिली और यानी कि उसे बादशाह बनाया गया था, तब उसकी उम्र मात्र 13 वर्ष थी। और 13 वर्ष राज्य करने के हिसाब से बहुत छोटी उम्र होती है। तो ऐसी स्थिति में बैरम खां को उसका संरक्षक बनाया गया। राज्यारोहण यानी कि राज्यारोहण के समय भारत में अकबर की स्थिति मजबूत नहीं थी। मीन्स जब अकबर को राज्यभार दिया गया था, तब भारत में अकबर की स्थिति मजबूत नहीं थी। आदिल शाह सूर ने अपने प्रधानमंत्री हेमू विक्रमादित्य के नेतृत्व में मुगलों को परास्त कर आगरा एवं दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और पंजाब भी सिकंदर शाह सूर के अधिकार क्षेत्र में था। राज्य की आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई थी। आदिल शाह सूर ने अपने प्रधानमंत्री हेमू विक्रमादित्य की मदद से मुगलों को युद्ध में हरा दिया था और दिल्ली एवं आगरा पर आदिल शाह सूर ने अपना कब्जा कर लिया था। यानी कि दिल्ली और आगरा मुगलों के अधिकार क्षेत्र से छिन गए थे। क्योंकि उन्हें युद्ध में आदिल शाह सूर के प्रधानमंत्री हेमू विक्रमादित्य ने हरा दिया था। इस कारण मुगलों के हाथ से आगरा और दिल्ली निकल गए। पंजाब भी सिकंदर शाह सूर के अधिकार क्षेत्र में था और उस समय जब अकबर गद्दी पर बैठा था, राज्य की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। यानी हम ये कह सकते हैं ओवरऑल कि जब अकबर को अपना राज्य मिला था, उस समय उसके राज्य की स्थिति काफ़ी अच्छी नहीं थी। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको अकबर की एक पिक दिखाने की कोशिश की है। चूँकि हम अकबर के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए अकबर की पिक देखना भी आपके लिए ज़रूरी है कि हम जिस व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वह दिखता कैसा है। 1556 में हेमू विक्रमादित्य एवं बैरम खां के बीच पानीपत के मैदान में घमासान युद्ध हुआ। इसे पानीपत का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। सन 1556 में हेमू विक्रमादित्य एवं बैरम खां के बीच में पानीपत के मैदान में काफ़ी मतलब कि घमासान युद्ध हुआ। इसे इतिहास में पानीपत के दूसरे युद्ध के नाम से जाना जाता है। पानीपत जो कि हरियाणा राज्य का एक शहर है, वहाँ पर 3 युद्ध हुए हैं और उन्हें पानीपत का प्रथम, पानीपत का द्वितीय और पानीपत का तृतीय युद्ध के नाम से इतिहास में जाना जाता है। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध है, वह 1556 में हेमू विक्रमादित्य एवं बैरम खां के बीच में हुआ था और इसमें हेमू परास्त हुआ और आगरा एवं दिल्ली अकबर के नियंत्रण में आ गए थे। यानी कि पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू विक्रमादित्य के हारने के कारण आगरा एवं दिल्ली के ऊपर अकबर का अधिकार हो गया था। आगरा को मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया गया। अगले 4 वर्षों तक बैरम खां प्रधानमंत्री एवं बादशाह के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च स्थान पर रहा। यानी कि बादशाह बनने के बाद 1556 से लेकर 1560 तक बैरम खां
अकबर का प्रधानमंत्री और उसका संरक्षक बनकर रहा। 1560 में बैरम खां को हज के लिए मक्का भेज दिया गया, किंतु रास्ते में ही गुजरात में उसकी हत्या हो गई। अब शासन की बागडोर अकबर के हाथों में आ गई, यानी कि 1560 में बैरम खां जब हज पर जा रहा था तभी गुजरात के रास्ते में उसकी हत्या कर दी गई थी। ऐसी स्थिति में पूरे राज्य की बागडोर अब अकबर के हाथों में आ गई थी। हज मुसलमान जो लोग होते हैं, यानी कि जो इस्लाम धर्म के लोग होते हैं, वह हज करने के लिए जाते हैं। हज उनका तीर्थ स्थान, मतलब हज करना मीन्स तीर्थ यात्रा पर जाना होता है। हिंदुओं में उसे तीर्थ मतलब कि कहते हैं। तो सऊदी अरब में मक्का और मदीना नाम के दो शहर हैं। वहाँ पर दुनिया के सभी मुसलमान हज करने के लिए मतलब जाते हैं। तो हज करना हर मुसलमान का एक सपना होता है। तो बैरम खां भी 1560 में हज करने के लिए मक्का जा रहे थे, तभी उसकी हत्या कर दी गई थी। अकबर ने विजय तथा साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाई। सुदृढ़ीकरण का मतलब होता है मजबूत। तो अकबर ने विजय तथा साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाई थी और जौनपुर, ग्वालियर, अजमेर तथा मालवा पर उसने अधिकार कर लिया था। जौनपुर उत्तर प्रदेश का एक शहर है, अजमेर राजस्थान का एक शहर है और ग्वालियर मध्य प्रदेश का एक शहर है। मालवा भी मध्य प्रदेश में ही आता है। मालवा मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन का जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र मालवा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर अकबर ने अपना अधिकार कर लिया था। मालवा और गोंडवाना राज्य विजय, इन दोनों दो महत्वपूर्ण राज्य थे। कौन कौन से? मांडू और गोंडवाना। तो दो महत्वपूर्ण राज्य मांडू और गोंडवाना। गोंडवाना जो राज्य है, तो वहाँ गोंड राजाओं का शासन था। अकबर के समय वहाँ रानी दुर्गावती शासन कर रही थी। गोंडवाना जो राज्य है वह गोंडवाना राजाओं का हुआ करता था और गोंडवाना राज्य के राजा का नाम दलपत शाह है। तो गोंडवाना राज्य के ऊपर अकबर के सेनापति आसफ खान ने वहाँ पर आक्रमण कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि गोंडवाना राज्य के राजा दलपत शाह की मृत्यु हो चुकी थी और उनकी मृत्यु होने के कारण उनकी पत्नी रानी दुर्गावती वहाँ पर शासन कर रही थी। ऐसी स्थिति में अकबर के सेनापति आसफ खान ने वहाँ पर गोंडवाना राज्य के ऊपर आक्रमण कर दिया। रानी दुर्गावती ने अकबर के जो सेनापति थे आसफ खां, उसके सेनापति और अकबर की सेना दोनों का डटकर मुकाबला किया, किंतु जब विजय की कोई उम्मीद रानी दुर्गावती को नहीं रही, ऐसी स्थिति में उन्होंने स्वयं ही अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। ऐसा कहा जाता है कि रानी दुर्गावती ने पहले दिन तो काफ़ी अच्छा मतलब कि मुकाबला किया और अकबर के जो मतलब कि सैनिक थे उन्हें युद्ध में परास्त भी किया, लेकिन दूसरे दिन युद्ध में रानी दुर्गावती के सैनिक काफ़ी घायल हो गए और रानी दुर्गावती भी घायल हो गई। उन्हें भी एक तीर उनके मतलब लग चुका था। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी हार को देखते हुए स्वयं ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, लेकिन वह अकबर और उसके सेनापति के हाथ नहीं लगी। तो रानी दुर्गावती के जीते जी तो अकबर ने गोंडवाना राज्य को नहीं जीत पाया था। अपनी स्थिति मजबूत करने के उद्देश्य से अकबर ने राजपूतों से वैवाहिक संबंध की नीति अपनाई, यानी कि अपने राज्य की स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से अकबर ने जो राजपूत राजा थे उनसे वैवाहिक संबंध की नीति बनाई। मेवाड़ अकेला ऐसा राजपूत राज्य था जिसे अंत तक मुगलों की सत्ता स्वीकार नहीं की, यानी कि अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अकबर ने एक नीति अपनाई कि जो राजपूत राजा है उनके साथ मतलब विवाह किया जाए, यानी कि वैवाहिक संबंध स्थापित किए जाएं और उन्हें अपने विश्वास में लिया जाए। तो कई राजपूत राजा तो अकबर की इस चाल में या इस नीति में शामिल हो गए और उसकी बातों में आ गए, लेकिन राजस्थान का जो मेवाड़ राज्य है
मेवाड़ अकेला ऐसा राज्य था जिन्होंने, और चूंकि वहाँ पर राजपूत राजाओं का शासन था, तो मेवाड़ अकेला ऐसा राजपूत राज्य था जिसने अंत तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। मीन्स मुगलों की गुलामी को स्वीकारा नहीं था। मतलब मेवाड़ राज्य ने कभी भी जीते जी मुगलों की गुलामी को स्वीकार नहीं किया। अब हम बात करेंगे हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी जगह का नाम है और वहाँ पर एक युद्ध हुआ था जिसे हम इतिहास में हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जानते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं महाराणा प्रताप की एक पिक है। तो महाराणा प्रताप कुछ इस तरह उस समय दिखते होंगे। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के मैदान में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ जिसमें मुगल विजयी रहे। महाराणा प्रताप और उनके साथी सैन्य एकत्रीकरण के उद्देश्य से सुरक्षित स्थान पर चले गए। तो 1576 में हल्दी घाटी के मैदान में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच में एक घमासान युद्ध हुआ था जिसमें मुगल विजयी हुए थे और महाराणा प्रताप हार गए थे। ऐसी स्थिति में महाराणा प्रताप और उनके साथी सेना को इकट्ठा करने के उद्देश्य से सुरक्षित स्थान पर चले गए थे। हल्दी घाटी में परास्त होने पर भी महाराणा प्रताप ने मुगलों से अपनी मातृभूमि को मुक्त कराने का संकल्प कभी नहीं छोड़ा। अनेक कठिनाइयों के होते हुए भी उन्होंने हार नहीं मानी। मतलब महाराणा प्रताप के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो हल्दी घाटी के युद्ध में हारने के बाद भी उन्होंने मुगलों की गुलामी को सहन नहीं किया और अपनी सेना को इकट्ठा करने और मजबूत करने की उद्देश्य से वह एक सुरक्षित स्थान पर चले गए और वहाँ से उन्होंने पूरी एक नीति बनाई मुगलों से लड़ने के लिए। कई परेशानियों का उन्होंने सामना किया लेकिन उन्होंने मुगलों की गुलामी को सहन नहीं किया। यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने आपको महाराणा प्रताप की एक पिक दिखाने की कोशिश की है। महाराणा प्रताप अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं और राजपूत राजाओं में उनका जो पूरा परिवार है मतलब किसी ने भी मुगल बादशाह, कोई भी बादशाह रहा हो, चाहे बाबर हो, चाहे हुमायूं हो या अकबर हो, किसी भी मुगल बादशाह की गुलामी को सहन नहीं किया। मतलब मरते मर गए। उन्होंने अपने जीते जी और जीवन के अंतिम दिनों तक कभी भी कोई भी मुगल बादशाह की गुलामी को उन्होंने सहन नहीं किया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मुगलों की गुलामी को उन्होंने कभी भी अपने जीते जी सहन नहीं किया या स्वीकार नहीं किया। अजमेर और मंडलगढ़ को छोड़कर वे सारे मेवाड़ को जीतने में सफल रहे और सारा राजस्थान उनके यश से गुंजायमान है। स्वयं अकबर भी महाराणा प्रताप की प्रशंसा करता था। सन 1597 में यह महान राजपूत सेनानी स्वर्ग सिधार गया। यानी कि अजमेर जो कि राजस्थान का एक शहर है, अजमेर और मंडलगढ़ को छोड़कर वे सारे मेवाड़ को जीतने में सफल थे। यानी कि महाराणा प्रताप ने सिर्फ अजमेर और मंडलगढ़ को नहीं जीत पाया था, इसके अलावा सारा मेवाड़ उन्होंने मुगलों से जीत लिया था और सारा राजस्थान उनके यश से गुंजायमान है। मतलब उनके यश की, उनकी वीरता की तारीफ करता है और आज तक करता है। स्वयं अकबर भी महाराणा प्रताप की वीरता की प्रशंसा करता था। सन 1597 में महान राजपूत मतलब कि राजा महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। तो कब हुई उनकी मृत्यु? 1597 में। गुजरात को जीतकर अकबर ने उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। यानी गुजरात जो कि हमारा पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश का, उसे जीतकर उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। गुजरात विदेशी व्यापार एवं वाणिज्य का प्रमुख केंद्र था। यानी सारा विदेशी व्यापार गुजरात से ही होता था। 1595 में अकबर ने कश्मीर, सिंध, उड़ीसा तथा बंगाल पर विजय प्राप्त कर उत्तर भारत में अपनी स्थिति सुदृढ़ बना ली थी। यानी कि 1595 में अकबर ने कश्मीर, सिंध, उड़ीसा तथा बंगाल पर विजय प्राप्त कर उत्तर भारत में अपनी स्थिति काफ़ी मजबूत कर ली थी। संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के उद्देश्य से उसने दक्षिण की ओर कूच किया। यानी कि उत्तर भारत को अकबर ने जीत लिया था। अब उत्तर भारत को जीतने के बाद उत्तर भारत को जीत लिया था, पश्चिम भारत जो कि हमारा गुजरात जैसे हम बात कर रहे हैं, गुजरात को भी उसने जीत लिया था। अब बचता है दक्षिण भारत। तो पूरे भारत पर अपना अधिकार करने के उद्देश्य से अकबर
संपूर्ण भारत यानी कि पूरे भारत पर अपना अधिकार करने के उद्देश्य से अकबर ने दक्षिण की ओर कूच किया, मीन्स दक्षिण की ओर वह गया। खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर तथा गोलकुंडा के राज्यों को मुगल साम्राज्य में मिला लिया है। दक्षिण में अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा, इन राज्यों को मुगल साम्राज्य का अंग बना लिया, यानी कि उसमें मिला लिया। उन दिनों अहमदनगर राज्य पर चांद बीबी अपने अवयस्क भतीजे की संरक्षिका के रूप में शासन कर रही थी। अहमदनगर, जो कि दक्षिण भारत में उस समय आता था, राज्य के ऊपर चांद बीबी नाम की मुस्लिम महिला अपने भतीजे की संरक्षिका के रूप में वहां पर शासन कर रही थी। उसने मुगल सेना का बड़ी वीरता से सामना किया और अंत तक हार नहीं मानी। चांद बीवी की मृत्यु के बाद अहमदनगर का राज्य मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अहमदनगर पर चांद बीबी राज कर रही थी और चांद बीबी के जीते जी मतलब चांद बीबी जब तक जीवित रही उसने मुगल सेना का डटकर मुकाबला किया और जैसे ही चांद बीबी की मृत्यु हुई अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अब हम बात करेंगे अकबर की राजपूत नीति की। अपने साम्राज्य का विस्तार करने के प्रयत्नों से अकबर ने समझ लिया था कि हिंदुओं के सहयोग से ही साम्राज्य को स्थिरता प्राप्त होगी। यानी अपने साम्राज्य विस्तार करने के प्रयत्नों से अकबर यह समझ गया था कि बिना राजपूत राजाओं के सहयोग के बिना वह अपने राज्य को स्थिरता प्रदान नहीं कर पाएगा। इसलिए यह हम ये कह सकते हैं कि वह अपने राज्य को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। तो इसलिए अकबर ने राजपूत राजाओं की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया, मीन्स उनसे दोस्ती की। उसने उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए, यानी कि अकबर जो कि एक मुसलमान था और हिंदू राजपूत राजाओं से उसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अपने अधीन राजपूत राजाओं से उसने उदार व्यवहार किया और उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई। अकबर ने राज्य के उच्च पदों पर राजपूतों की नियुक्ति की। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अकबर ने अपने राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से राजपूत राजाओं से दोस्ती की, उन्हें बड़े बड़े पदों पर बिठाया और उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए। और उसकी नीति से कई राजपूत राजा अकबर की शरण में आए भी और अकबर की उन्होंने बात मानी। और अकबर ने राजपूत राजाओं को बड़े पदों पर बिठाया और उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई। इस तरह कुछ राजपूत राजा अकबर की शरण में आ भी गए। अकबर की इस नीति का प्रभाव कुछ राजपूत राजाओं पर पड़ा और वे आश्वस्त होकर यानी कि विश्वास पात्र होकर वह मुगलों की सेवा में आ गए। परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य को अनेक वीर राजपूतों की सेवाएं प्राप्त हो गई। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अकबर की इस राजपूत नीति के कारण कई राजपूत राजा अकबर के साथ मिल गए और उससे अकबर ने अकबर को फायदा हुआ। अब हम बात करेंगे अकबर की धार्मिक नीति। अभी हम अकबर की राजपूत नीति पढ़ रहे थे, अब हम बात करेंगे अकबर की धार्मिक नीति। अकबर ने उदारता तथा सहिष्णुता की नीति अपनाई। कौन सी नीति अपनाई थी अकबर ने उदारता तथा सहिष्णुता की नीति अपनाई। उसने हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाते हुए जजिया कर समाप्त कर दिया। यानी उसने क्या किया, हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाते हुए जजिया जो कि एक कर था उसे समाप्त कर दिया और गौ हत्या पर रोक लगा दी। मतलब कि गाय की हत्या पर उसने रोक लगा दी। साथ ही बलपूर्वक मुस्लिम बनाने तथा तीर्थ यात्रा पर भी रोक लगा दी। मतलब अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्य को काफ़ी बढ़ाने के लिए अकबर ने कई नीतियाँ अपनाई, जैसे कि धार्मिक नीति और हम पढ़ ही रहे हैं। इसके अलावा राजपूत नीति और कई उसने मुगल शासकों ने जो पहले नहीं किए थे, कई सारे बदलाव उसने अपने राज्य को बढ़ाने के लिए किए। और पहले हिंदू लोगों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जाता था, उस पर भी उसने रोक लगा दी, जजिया कर समाप्त कर दिया और तीर्थ यात्रा कर भी उस पर भी उसने रोक लगा दी। उसने सभी धर्मों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए फतेहपुर सीकरी में एक पूजा गृह, जिसे उर्दू में इबादत खाना कहा जाता है, का निर्माण करवाया। यानी कि सभी धर्मों की जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से अकबर ने
फतेहपुर सीकरी में, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है और आगरा से 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर एक इबादत खाना का निर्माण उसने करवाया। और वहाँ पर अकबर सभी धर्मों जैसे हिंदू, मुस्लिम, पारसी, जैन, बौद्ध के विद्वानों के साथ सत्संग किया करता था। यानी कि फतेहपुर सीकरी में अकबर हिंदू, मुस्लिम, पारसी, जैन सभी धर्मों के विद्वानों के साथ मिलकर वहाँ पर वह स्वयं सत्संग करता था। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सभी धर्मों के मूल सिद्धांत एक से हैं। यानी कि सभी धर्मों के साथ सत्संग करने के बाद वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सभी धर्मों के जो मूल सिद्धांत हैं वह लगभग एक से हैं और सभी धर्मों के अच्छे सिद्धांतों में सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से अकबर ने दीन-ए इलाही नामक एक समूह बनाया। क्या किया उसने? सभी धर्मों के सिद्धांतों को आपस में तालमेल बिठाने के हिसाब से इस उद्देश्य को लेकर उसने दीन-ए इलाही नामक एक समूह बनाया। दीन-ए इलाही का शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर का धर्म। तो यह अकबर की धार्मिक नीति थी। अब हम बात करेंगे अकबर की शासन व्यवस्था की। अकबर की शासन व्यवस्था नई नहीं थी, यानी अकबर जो शासन व्यवस्था अपना रहा था, जिस तरह की शासन व्यवस्था वह कर रहा था, वो कोई नई नहीं थी। पहले इस तरह की शासन व्यवस्था हो चुकी थी। उसने तुर्क अफगान शासन पद्धति, विशेषता शेरशाह की पद्धति को आंशिक परिवर्तनों के साथ अपनाया था। यानी अकबर जिस तरह की शासन व्यवस्था कर रहा था वह नई नहीं थी और वह जो व्यवस्था थी वह शेरशाह सूरी की ने जो शासन व्यवस्था अपनाई थी उसमें ही कुछ परिवर्तनों के साथ उसे ही उसने अपना रखा था, उसे ही वह आगे बढ़ा रहा था। विशाल साम्राज्य को अकबर ने 15 सूबों और सूबों जिलों में बांट रखे थे। अकबर ने जो इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था अपनी अलग अलग नीतियों के कारण, उस पूरे साम्राज्य को उसने 15 सूबों, सूबा मीन्स होता है प्रांत, तो उसने सूबों में बांट दिया। अपने राज्य को 15 सूबों में बांट दिया और सूबों को उसने जिलों में बांट दिया। सूबेदार, दीवान, वित्त विभाग का अधिकारी, काजी जो कि न्याय विभाग का अधिकारी होता था, फौजदार जो कि सैनिक अधिकारी होता था, कोतवाल आदि महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। मतलब उसने जो अपने राज्य को 15 सूबों में बांटा, फिर सूबों को जिलों में बांटा, तो वहाँ पर अधिकारी नियुक्त किए और वे अधिकारी उस जगह की पूरी व्यवस्था संभालते थे। अकबर के समय भूमि सुधार महत्वपूर्ण था। अकबर के समय क्या था? भूमि में काफ़ी सुधार किए गए और इसका जो श्रेय है वह अकबर के दीवान टोडरमल को है। यानी अकबर के समय भूमि में काफ़ी सुधार हुआ और भूमि में जो सुधार हुआ उसका जो श्रेय है वह अकबर के दीवान, जिनका नाम टोडरमल है, उन्हें दिया जाता है। उन्होंने भूमि की नाप करवाई और भूमि की उर्वरा शक्ति के आधार पर लगान निर्धारित किया। यानी कि अकबर के जो दीवान थे जिनका नाम टोडरमल था, उन्होंने पूरी भूमि को नपवाया कि कितनी भूमि है और भूमि की उर्वरा शक्ति के आधार पर कि कहाँ किस तरह की पैदावार होती है, उसके आधार पर उन्होंने लगान निर्धारित किया। लगान एक कर होता है जो कि भूमि से उस समय किसान लोगों से वसूला जाता था और जहाँ जिस तरह की उर्वरा शक्ति कि भूमि पर कि पैदावार होती थी, उसके आधार पर उन्होंने लोगों से कर लेना यानी कि लगान लेना निर्धारित किया। राज्य की आय के 2 मुख्य साधन थे। कौन कौन से? एक तो भूमि का लगान और दूसरा व्यापार पर कर। यानी अकबर के समय राज्य की जो आय के साधन थे वो 2 थे। एक है भूमि का लगान यानी भूमि से टैक्स वसूलना, दूसरा है व्यापार पर कर यानी कि व्यापार से टैक्स। तो इस तरह भूमि का लगान और व्यापार पर कर, ये 2 कर अकबर की राज्य के आय के साधन थे। अकबर के काल में देश और विदेश में व्यापार प्रगति पर था। यानी अकबर जब शासन कर रहा था उस समय व्यापार काफ़ी प्रगति पर था। कपड़े बुनना, रंगना, दस्तकारी, कढ़ाई, युद्ध सामग्री निर्माण, कागज बनाना, विभिन्न धातुओं के बर्तन बनाना आदि उद्योग धंधे तथा सूती वस्त्र उद्योग विकसित थे। यानी अकबर के समय ये सभी काम किए जाते थे। व्यवसाय में कृषि मुख्य था। मछली पकड़ना, नमक बनाना, अफीम और शराब बनाना भी
महत्वपूर्ण व्यवसाय उस समय हुआ करता था। अब हम बात करेंगे साहित्य और कला का विकास। किसकी बात करेंगे हम? साहित्य और कला का विकास। अकबर के काल में साहित्य और कला का अच्छा विकास हुआ। यानी जब अकबर मुगल साम्राज्य में जब अकबर का शासन था उस समय कला एवं साहित्य में काफ़ी विकास हुआ। अब्दुल रहीम खान खाना, रस खान, अबुल फजल, फैजी, सूरदास, तुलसीदास, केशवदास आदि प्रसिद्ध कवि और विद्वान इसी काल में हुए थे। यानी अकबर के समय अब्दुल रहीम खान खाना, रस खान, अबुल फजल, फैजी, सूरदास, तुलसीदास, केशवदास आदि प्रसिद्ध कवि और विद्वान हुए थे। तो ये सभी कवि और विद्वान अकबर के समय में थे। अकबर ने संगीत तथा चित्रकला को भी काफी संरक्षण दिया। विदेशों से चित्रकार आमंत्रित किए, यानी विदेशों से पेंटर उसने भारत में बुलवाए। चित्रकला में फारसी और भारतीय शैलियों का समन्वय होना शुरू हुआ। यानी कि जो ड्राइंग होती थी उस समय पर, जो चित्रकला होती थी उसमें फारसी और भारतीय शैलियों को दोनों को मिलाया गया। अब हम बात करेंगे वास्तुकला की। इस काल में वास्तुकला में फारसी और ईरानी शैलियों के समन्वय से भवन बनाए गए। यानी अकबर के समय भारत में वास्तुकला में फारसी और ईरानी शैलियों को आपस में मिलाया गया। इलाहाबाद, आगरा और लाहौर में किले बनवाए गए। कहाँ पर? इलाहाबाद, आगरा में किले बनवाए गए। अकबर ने फतेहपुर सीकरी नामक शहर आगरा के निकट बसाया। यानी उत्तर प्रदेश का जो शहर है फतेहपुर सीकरी, जो कि आगरा से 35 से 40 किलोमीटर की लगभग दूरी पर स्थित है, उस शहर को अकबर ने बसाया था। और वहाँ पर सुंदर इमारतों का निर्माण अकबर ने करवाया, जिनमें दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, जोधाबाई का महल, वीरबल का महल, जामा मस्जिद, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह व बुलंद दरवाजा उल्लेखनीय है। यानी अकबर के द्वारा बनवाई गई इमारतों के नाम है ये। जितने भी नाम मैंने आपको यहाँ पर लिए हैं, ये सभी इमारतें अकबर के द्वारा बनवाई गई थी, सभी महल इमारतें। अकबर कवियों, साहित्यकारों, चित्रकारों, संगीतकों का संरक्षक था। उसके दरबार में गुणवत्ता को उच्च स्थान प्राप्त है। यानी अकबर कवियों का, साहित्यकारों का, चित्रकारों का, संगीतकों का संरक्षक था। यानी इन सभी को वह संरक्षण प्रदान करता था। उसके दरबार में गुणवत्ता को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। यानी कि वह गुणवत्ता को यानी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान देता था। अब हम बात करेंगे अकबर के नौरत्नों की। ऐसा माना जाता है कि अकबर के दरबार में निम्नलिखित नौरत्न थे। यानी हम जो इनके बारे में यहाँ पढ़ेंगे, ये सभी लोग अकबर के राज्य में उसके नौरत्न के रूप में जाने जाते हैं। तो इन्हें हम अकबर के नौरत्न के कि कहा जाता है। नंबर 1 है अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल, जो कि एक विद्वान व सलाहकार थे। नंबर 2 राजा मानसिंह, अनुभवी सेनापति थे राजा मानसिंह अकबर के राज्य में। राजा टोडरमल प्रसिद्ध भूमि सुधारक थे। तानसेन, जो कि एक अच्छे संगीतकार थे और यह मध्य प्रदेश के ही रहने वाले थे। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पास जगह है, वह बैरठ, वहाँ के ये रहने वाले हैं। बीरबल चतुर वाक्पटु सलाहकार। यानी बीरबल जो है वो अकबर का काफ़ी चतुर और वाक्पटु सलाहकार था। यानी अपनी बात को काफ़ी सफाई के साथ वह बोलते थे। हकीम हुक्काम, ये अकबर के राज्य वैद्य थे। अब्दुल रहीम खान खाना, ये अकबर के राज्य में कवि थे। फैजी मुल्ला दो प्याजा मस्खरा मनोरंजन करता।